रूस ने 24 फरवरी को अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला किया था। उस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उम्मीद थी कि उनकी मिलिट्री पावर के सामने यूक्रेन कुछ दिन भी नहीं टिक सकेगा और वो जल्दी ही यूक्रेन को फतह कर लेंगे। रूस की सेना उसके खतरनाक हथियारों को देखते हुए दुनिया के ज्यादातर एक्सपर्ट भी यही मान रहे थे कि यह जंग कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगी और जल्द ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। लेकिन वो सब गलत थे, क्योंकि आज जंग के 10 महीने बीतने के बाद भी ये ना तो किसी नतीजे पर पहुंची है और ना ही इसके खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। इस युद्ध में रूस अब तक अपना सब कुछ झोंक चुका है। उसने टैंकों और तोपों से जमीन पर हमले किए, आसमान से बम और मिसाइलें बरसाई, कई जगहों पर हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या बदला? कुछ नहीं। लेकिन रूस और पुतिन अभी भी खाली हाथ हैं, बल्कि वो ये समझ चुके हैं कि यूक्रेन पर कब्जा करना मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होता जा रहा है। और इसलिए खुद पुतिन भी मान रहे हैं कि जंग शुरू होने के बाद पहली बार पुतिन के तेवर अब बदल रहे हैं। वो पुतिन जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक की धमकी दे चुके थे, वो पुतिन जो यूक्रेन को तबाह करने की कस्में खा रहे थे, वो आज शांति की बात कर रहे हैं। और इस बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले आपको पुतिन के इस बयान को ही सुनना चाहिए। А мы и не отказывались никогда. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Ну, это уже выглядит несколько необычно, но странно даже, я бы сказал. Тем не менее, рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше. Мы-то от этого никогда не отказывались. पुतिन कह रहे हैं कि उन्हें पीस टॉक से, यानी शांति वार्ता से कोई आपत्ति नहीं, और वो भी चाहते हैं कि ये विवाद कूटनीति से सुलझा लिया जाए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि बम, बारूद और बर्बादी की बात करने वाले पुतिन अचानक बातचीत के हिमायती कैसे बन गए। ये वही पुतिन है जिनके डर से नेटो देश तक यूक्रेन की सीधी मदद और युद्ध में दखल देने से बचते रहे। लेकिन वही पुतिन अब संकेत दे रहे हैं कि युद्ध बंद होना चाहिए। पुतिन का यह बयान ठीक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका से वापस लौट चुके हैं और युद्ध के बीच ये उनका पहला विदेशी दौरा था। और वो वहां ये खाली हाथ नहीं लौटे हैं, वहां से बहुत कुछ लेकर लौटे हैं। जैसे आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को लगभग 1.85 बिलियन डॉलर यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए की सैन्य मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी देने जा रहा है। यह एयर डिफेंस सिस्टम काफी सटीक माना जाता है और यह दुश्मन के विमानों और ड्रोन्स के साथ साथ उनकी मिसाइलों को भी हवा में नष्ट कर सकता है। और यही पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पुतिन को परेशान कर रहा है, क्योंकि फिलहाल रूस यूक्रेन पर जमीनी लड़ाई लड़ने की जगह हवाई हमलों की रणनीति अपना रहा है। वो दूर बैठकर मिसाइलों से ही यूक्रेन के पावर स्टेशनों, हथियारों की फैक्ट्रियों और दूसरे महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बना रहा है। ऐसे में अगर यूक्रेन इन मिसाइलों या लड़ाकू विमानों को हवा में ही मार गिराने की ताकत हासिल कर लेता है तो इससे रूस के लिए लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी। और ये बात पुतिन अच्छी तरह समझते हैं। Вы знаете, указ, я думаю, что я подпишу где-нибудь в понедельник, вторник. Ну, а что касается патриотов, это достаточно старая система. И она не работает, так скажем, как наша С-300. Но, тем не менее, ведь те, кто нам противостоит, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну, ладно. Мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делают это зря. Это просто затягивание конфликта. Вот и все. पुतिन भले ही पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को खारिज कर रहे हो, लेकिन वो ये तो समझ ही चुके हैं कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है और युद्ध जितना लंबा चलेगा उसको चलाए रखने का खर्च और उससे होने वाला नुकसान भी उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि अमेरिकी रक्षा विभाग के आंकड़ों की माने तो इस युद्ध में अभी तक रूस के लगभग 1 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं या फिर घायल हो चुके हैं। यही नहीं, रूस अपने 1500 टैंक, 154 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, 63 एयरक्राफ्ट, 71 हेलीकॉप्टर और 12 जंगी जहाज इस जंग में गंवा चुका है। इतना ही नहीं, यह जंग रूस के लिए आर्थिक लिहाज से भी बेहद महंगी साबित हो रही है और फोर्ब्स के आंकड़े यह बता रहे हैं कि रूस को अब तक इस जंग में
करीब 6.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यही नहीं, इस युद्ध को और युद्ध के बाद लगे प्रतिबंधों की वजह से रूस की इंडस्ट्री को भी भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इतना नुकसान उठाने के बाद भी रूस अपने वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया जिनके लिए उसने यूक्रेन पर हमला किया था। रूस ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया था ताकि वो अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो ज्वाइन कर सके, लेकिन हुआ इससे उल्टा, क्योंकि यूक्रेन नेटो के और करीब आ गया और नेटो में शामिल लगभग सभी देश न सिर्फ यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं बल्कि खुलकर उसकी मदद भी कर रहे हैं। रूस यूक्रेन को तो नेटो के करीब जाने से नहीं रोक पाया, उल्टा उसके पड़ोसी देश स्वीडन और फिनलैंड ने भी नेटो में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर दी। यही नहीं, रूस दुनिया भर में अलग थलग भी पड़ता जा रहा है और इसलिए इस वर्ष G20 की बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल भी नहीं हुए। हालांकि पुतिन के तेवर में आई नरमी के बाद यह युद्ध रुक जाएगा इसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि पुतिन भले ही थोड़े नर्म पड़े हो लेकिन अब जेलेंस्की के तेवर गर्म है और अमेरिका से लौटने के बाद जेलेंस्की के हौसले भी बुलंद हैं और वो उनके बयानों से भी जाहिर हो रहा है। जेलेंस्की अब पीस टॉक की नहीं, रशिया को खदेड़ने और उसे हराने की बात कर रहे हैं। Добрий ранок всім. Бажаю всім здоров'я. Чуєте, у нас ще працюють телефони. Я в кабінеті. Працюємо заради перемоги. Всім гарного дня. Всіх переможемо. वैसे पुतिन के इस बयान में एक और चीज बेहद खास है जिसे आपको समझने की जरूरत है। 24 फरवरी यानी जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब से ही पुतिन इसे हमला न कहकर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहते रहे हैं, यानी एक ऐसा विशेष सैन्य अभियान जिसे रूस ने किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए लॉन्च किया था। लेकिन आज पुतिन ने पहली बार युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी यह मान लिया है कि उन्होंने कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किया और यूक्रेन के साथ जंग शुरू की थी और अब वो इस जंग से ऊब चुके हैं और इसे खत्म करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने हमेशा की तरह अपनी शर्तें भी सामने रखी है। उन्होंने ये भी दोहराया है कि अगर यूक्रेन चाहता है कि ये युद्ध रुक जाए तो जेलेंस्की को पुतिन की शर्तें माननी ही होंगी। वैसे ये युद्ध रूस और यूक्रेन के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए भारी साबित हो रहा है, क्योंकि इस युद्ध की वजह से यूरोप समेत दुनिया के बड़े हिस्से में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। इसके अलावा अनाज और खाद जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई भी बाधित हुई है। आज अगर दुनिया मंदी और महंगाई की चपेट में है तो कोरोना के अलावा उसकी एक बड़ी वजह यह युद्ध भी है। और इसलिए अगर पुतिन बातचीत शुरू करने के संकेत दे रहे हैं तो अच्छी खबर है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि यह युद्ध जितनी जल्दी हो सके रुक जाए।